फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें लिखिएगा according to this law if some heat is supplied to a system according to this law, if some heat is supplied to a system which is capable of doing work, if some heat is supplied to a system which is capable of doing work, then the quantity of heat absorbed by the system, then the quantity of heat absorbed by the system will be equal to the sum of the increase in its internal energy and the external work done by the system on the surroundings. Full stop. Let delta Q, delta Q को आप बोलिए, let delta Q is heat supplied to the system by the surroundings. Heat supplied to the system by the surroundings. Delta Q तो ये हो गया, delta W work done by the system on the surroundings. Work done by the system on the surroundings. ठीक है, उसके बाद डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. change in internal energy of the system. Change in internal energy of the system. Then according to first law
Then, according to first law of thermodynamics, then according to first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus delta W. According to first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus delta W. तो देखिएगा ये सिंपल सा है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसमें क्या है, डेल्टा क्यू है हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग्स. तो क्या होता है कि कई बार क्या है कि कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम कहीं पर रखा हुआ है, वहाँ पर बाहर हीट बहुत ज़्यादा है, तो वो जो सराउंडिंग्स है वो सराउंडिंग्स हीट कुछ सप्लाई कर देते हैं सिस्टम में. फॉर एग्जांपल एक बॉक्स ही रखा हुआ है, ठंडा बॉक्स है, और बाहर हमने उसको बहुत ज़्यादा गर्मी में रख दिया, तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद वो बॉक्स गर्म हो जाता है. तो इसका मतलब जो सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स ने उसको थोड़ी बहुत हीट सप्लाई कर दी है. तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग्स, ये तो हो गया डेल्टा क्यू. डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स. अब वो जो सिस्टम रखा हुआ है वो सिस्टम हो सकता है वो सिस्टम भी सराउंडिंग्स पर कुछ वर्क कर रहा हो, ठीक है. तो वो जो सिस्टम सराउंडिंग्स पर वर्क कर रहा है उसको हमने डेल्टा डब्ल्यू बोल दिया. थोड़ा सा ही वर्क कर रहा है तो डेल्टा डब्ल्यू मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. फिर डेल्टा डब्ल्यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. वो सिस्टम की हीट, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा, सिस्टम को हीट, सिस्टम ने कुछ हीट एब्जॉर्ब करी, तो वो जो सिस्टम है उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में भी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा. तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इन दोनों का एडिशन डेल्टा क्यू के बराबर होता है. ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, सिस्टम को क्या मिल रहा है और फिर सिस्टम सराउंडिंग्स को क्या मिल रहा है. तो दोनों में आप देख लीजिए, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स, और दूसरा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है. तो ये इन दोनों का सम डेल्टा क्यू के बराबर होता है. तो ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ. उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको बड़ी आसानी से प्रूव करा जा सकता है. तो डायग्राम देखिएगा, डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर. नोट करें, सपोज द सिस्टम इज अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर. Suppose the system is a gas. Suppose the system is a gas contained in a cylinder. Suppose the system is a gas contained in a cylinder provided with a movable piston. Provided
provided with a movable piston, then the gas does work in moving the piston. Then the gas does work in moving the piston. Full stop. Full stop के बाद नोट करें, the work done by the system against a constant pressure P, the work done by the system against a constant pressure P is the work done by the system against a constant pressure P is delta W is equal to फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो वर्क डन तो निकाला जा सकता है ना फोर्स इंटू डिस्टेंस करके. फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स क्या होगी, प्रेशर इनटू एरिया. अच्छा, तो सपोज अब इन्होंने जो प्रेशर है, प्रेशर को हमने मान लिया P, प्रेशर P हो गया. अच्छा, ये जो डायग्राम है इसमें हमने जो एरिया है ना, ये एरिया, इस एरिया को माना है कैपिटल A. और एरिया इस तरह से हो गया जैसे ऊपर से अगर हम इसको देखेंगे तो उसका एरिया, अब वो कैसा भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है. तो एरिया तो हो गया A, और फिर ये जो हाइट है, अगर वो जो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ भी है ना, तो वो जो हाइट है वो dx दे रखी है. तो एरिया इंटू हाइट अगर हम करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है. ठीक है. तो इसी तरीके से जब ये प्रेशर है तो इस प्रेशर को क्या लिखेंगे, प्रेशर को तो P ही लिखेंगे, एरिया को A लिखेंगे. और कितना डिस्टेंस उसने, गैस एक्चुअली क्या था कि जो पिस्टन था वो ओरिजिनली यहाँ पर था. अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसने इस पर कुछ इसको हीट सप्लाई करी. जब हीट सप्लाई करेंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा. जब मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो वो इस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश कर देगा. तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस मूव करा है. तो डिस्टेंस कितना हो गया, dx, P इंटू A इंटू dx, ये हो गया. और फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, A इंटू dx को हम बोल सकते हैं dv. तो P dv बोल दो या डेल्टा V बोल दो. तो डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V हो गया. डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V. यहाँ तक बता दीजिए भाई, क्लियर है? यस सर. यस सर. चलिए जी, ठीक है. उसके बाद देखिएगा, अब हम ये कहेंगे वेयर डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस. इस गैस की वॉल्यूम में जो चेंज है दैट इज डेल्टा V. तो डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V. डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V हो गया. अच्छा, so the first law of thermodynamics takes the form. The first law of thermodynamics takes the form. First law of thermodynamics क्या था, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. तो डेल्टा W की जगह आप P डेल्टा V भी डाल सकते हैं. डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, आप ये भी लिख सकते हैं. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका इस तरह का हो गया. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ना एक हमारा CP और CV वाला एक टॉपिक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बचा था, तो वो अब करना ज़रूरी है. आप समझिएगा उसको. हेडिंग डालिएगा, टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस.
टू प्रिंसिपल specific two principal specific heats of a gas, two principal specific heats of a gas ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कैपिटल सी सबस्क्रिप्ट में पी सी पी, कैपिटल सी सबस्क्रिप्ट में वी सी पी एंड सी वी, ये लिख दीजिए। ठीक है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस 1 मिनट रुकिए आप।
हाँ जी, तो नोट करिएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर specific heat at molar specific heat at constant volume molar specific heat at constant volume. यहाँ पर लिखिएगा, it is defined as the amount of heat required defined as the amount of it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas, to raise the temperature of 1 mole of a, it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas to 1 degree Celsius through 1 degree Celsius at constant volume. It is denoted by CV, कैपिटल C और सब्सक्रिप्ट में V. It is denoted by CV. तो ये तो हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसी तरह से लिखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. तो हमारा CV हो गया. इसी तरह से CP, तो यहाँ नोट करें, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड It is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas to raise the temperature of 1 mole to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 degree Celsius through 1 degree Celsius at constant pressure. At constant pressure. Full stop. It is denoted by Cp. It is denoted by Cp. मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. तो देख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कि कितनी हीट हमको चाहिए. टेम्परेचर 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल गैस का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस
1 मोल गैस का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, तो जो हीट मेरे को चाहिए ना उसको हम CV बोल देते हैं। सिमिलरली 1 मोल गैस के 1 मोल का टेम्परेचर अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूँ कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, तो जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड ये आपका CP, उसको CP बोलते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे स्पेसिफिक हीट रिलेशन और ब्रैकेट में लिखना मेयर्स फार्मूला। स्पेसिफिक हीट रिलेशन, स्पेसिफिक हीट रिलेशन ब्रैकेट में लिखिएगा मेयर्स फार्मूला। MEYER', मेयर्स फार्मूला। हाँ जी, तो इसमें देखिएगा कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, consider 1 mole of an ideal gas, consider 1 mole of an ideal gas, full stop, heat the gas to raise its temperature by delta T. Heat the gas to raise its temperature by delta T. Full stop. According to the first law of thermodynamics, according to the first law according to the first law of thermodynamics, first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus P delta V, delta U plus P delta V। उसके बाद नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इफ द हीट डेल्टा Q if the heat delta Q is absorbed at constant volume, if the heat delta Q is absorbed at constant volume, comma, then delta V is equal to 0. Then delta V is equal to 0 and we have, then delta V is equal to 0 and we have CV is equal to delta Q by delta T यहाँ नीचे लिख दिया V। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है? देखिए जैसे हम ये बोल रहे हैं इफ द हीट डेल्टा क्यू इज एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो CP और CV है, CP का मतलब क्या है कि ये जो हीट ट्रांसफर्ड है, हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है कि प्रेशर में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा P 0 है।
अच्छा, अब अगर ये बोल रहे हैं कि हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस, किसी भी गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आपको बढ़ाना है तो उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, तो इसका मतलब डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। अच्छा, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा क्यू की वैल्यू बताऊंगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। हम यहाँ पर रख देंगे डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ लिख देंगे वी, इधर भी लिख दिया। तो अब आप ये देखिएगा कि क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करी जा रही है तो डेल्टा वी तो जीरो है, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया। तो ये हमारे पास बचा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ सब्सक्रिप्ट में वी लिख देना। इस वी का मतलब ये है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और यहाँ लिख देना बिकॉज डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डेल्टा वी जीरो के बराबर है तो सी वी की वैल्यू ये आ गई डेल्टा यू बाई डेल्टा वी और सब्सक्रिप्ट में वी। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, और सी बी इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, इतना लिखिए बस। वी हटा दो, जो सब्सक्रिप्ट में वी लिखा हुआ है ना वो वी हटा दो। अच्छा, तो उसके बाद एक लाइन लिखनी होगी, उसके बाद हम ये लिखेंगे we have dropped the subscript v, we have dropped the subscript v because the internal energy u of an ideal gas because the internal energy U of an ideal gas depends only on its temperature depends only on its temperature depends only on its temperature कैपिटल T, वो सिर्फ उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, इफ नाउ, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ नाउ heat is absorbed at constant pressure, if now heat is absorbed at constant pressure, then Cp is equal to डेल्टा U बाई डेल्टा T, और यहाँ पर लिख दीजिए P, यहाँ पर लिख दीजिए P, डेल्टा U बाई डेल्टा T, और यहाँ लिखो P, डेल्टा U नहीं, सॉरी डेल्टा Q, डेल्टा Q। उसके बाद फिर वही वाला फॉर्मूला डालेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से कि डेल्टा U प्लस P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T और P। अब जब कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो भाई डेल्टा P जीरो होगा, लेकिन डेल्टा V तो नहीं होगा। इससे पहले वाले केस में डेल्टा V जीरो हो गया था, इसलिए ये वाली टर्म हट गई थी, तो अब तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा ऐसे कि डेल्टा U अपॉन डेल्टा T सब्सक्रिप्ट में P प्लस P कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो P डेल्टा V डेल्टा T और सब्सक्रिप्ट में P, इस तरह से लिख दिया हमने। उसके बाद इसमें फिर यहाँ से P गायब कर दीजिए कि डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, इसका सब्सक्रिप्ट का जो P है वो गायब कर दो, इसका मत करना।
डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इसके सब्स्क्रिप्ट में पी लिखा रहेगा ना। अब यहाँ पर लिखना आप, अगेन वी हैव ड्रॉप द सब्स्क्रिप्ट पी फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, ये सी पी आ गया। अगेन वी हैव ड्रॉप्ड द सब्स्क्रिप्ट फ्रॉम subscript P from the first term because U यानी कि internal energy of a system internal energy वो भी सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है, डिपेंड्स ओनली ऑन टी, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, पी पर डिपेंड नहीं करती। अब क्या करेंगे कि जैसे आप ये देखिएगा कि हमारे पास ये सी वी आ गया था, तो इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, ये सी पी की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। तो अब क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो सी पी माइनस सी वी, इस सी पी में से सी पी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू सी पी कितना, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी प्लस टी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी सब्स्क्रिप्ट में पी माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और सब्स्क्रिप्ट में पी, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद बट फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, बट फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक याद होगा कि एक ना वैसे अगेन थोड़ी सी चीज़ें ना इसमें, जो ये जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं कुछ मिक्स्ड हैं। जैसे एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। तो अगर 1 मोल की बात करी जाए तो वहाँ एन की वैल्यू 1 हो गई, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी हो जाता है वो। तो आप बस यहाँ पर नोट करिए, हालांकि उस इक्वेशन को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू आर इंटू टी, ये होता है, फॉर्मूला होता है। अब पी वी इज इक्वल टू आर टी, फिर हम ये कहेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशियल होता नहीं जब वो मल्टीप्लाई होता है, तो कांस्टेंट यानी कि पी तो रहेगा एज इट इज। लेकिन जब वी को करेंगे ना टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डी वी बाई डी टी बोल दो या डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बोल दो। और प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ सब्स्क्रिप्ट में वी लिख दिया डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और सब्स्क्रिप्ट में पी लिख दिया कि प्रेशर कांस्टेंट है, इज इक्वल टू ये आर है हमारे पास। तो आर एक कांस्टेंट है और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वो 1 आ जाएगा। जब टी को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जैसे एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 आता है, ऐसे टी को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी सब्स्क्रिप्ट में पी इज इक्वल टू आर, तो ये क्या हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। हम ये कहेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, ये बन गया हमारे पास सी पी माइनस
माइनस सी बी इज इक्वल टू आर. दिस इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला. दिस इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें मेयर्स फॉर्मूला, सीपी-सीबी वाला रिलेशन. अगला हमारे 4 तरीके के प्रोसेसेस हैं इसमें, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक. ठीक है, और 4 तरीके के प्रोसेस हैं. हीट इंजन हटा दिया, सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. कार्नोट इंजन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस. 2 या 3 क्लास का बचा हुआ है, बाकी इतना ही है बस इस बात में, है ना, और इसमें ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है जी, तो आज इतना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ. नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को रहेगी, जैसे ट्यूसडे को रहती है, मंडे को वही 9 बजे के करीब में रखूँगा क्लास. ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास वही शाम को 6 साढ़े 6 बजे मैसेज डाल दूँगा. ठीक है, और कल का भी आपको मैसेज कर दूँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो कल भी एक क्लास दे दूँगा, बता दूँगा जैसा होगा. ठीक है, चलिए जी, ओके. सर. हाँ जी बोलिए. अच्छा हाँ, तुम्हारा सर, वो मैं वाला ऑसिलेशन और वेव्स वाला ना. यस सर. हाँ, और 16 को है शायद एग्जाम तुम्हारा. यस सर. ठीक है भाई, मैं इसमें अब जो ये परसों से जो आपका नेक्स्ट वीक है ना, इसमें मैं आपको करवाता हूँ. ओके सर. ठीक है, जिस दिन भी स्कूल का ऑफ हो मेरे को एक दिन पहले बता देना बस. सर मैं अगले हफ्ते मंडे को तो नहीं जाऊँगा, उसके बाद तो रेगुलर जाना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं. ठीक है, तो मेरे को आप संडे की शाम को एक बार बस रिमाइंड करा देना, मतलब कल शाम को रिमाइंड करा देना एक बार. ओके सर. ठीक है, चलिए जी, ओके. थैंक यू सर. ओके जी, ओके. सर डाउट है तो सीपी होगा